हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। दिल्ली की अदालतों में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक अधिवक्ता ने जूता फेंकने की कोशिश की और उस क्षण पूरे देश की निगाहें न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर टिक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, इसे हर भारतीय को क्रोधित करने वाली घटना बताया और न्यायमूर्ति गवई के शांत स्वभाव की सराहना की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल एक व्यक्ति की गलती थी या हमारे समाज में बढ़ते असंतोष और गलतफहमियों का लक्षण? आखिर क्यों देश के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी हरकत हुई और इस घटना का असर भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर कितना गहरा पड़ेगा, यही हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस छोटे से क्षण ने देश की राजनीति, सोशल मीडिया और समाज में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अधिवक्ता राकेश किशोर ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए जो कदम उठाया, क्या वो धार्मिक भावनाओं की प्रतिक्रिया थी या गलत दिशा में गया आक्रोश? हम आपको बताएंगे कि इस मामले की जड़ भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़े एक विवाद में थी, जहां न्यायमूर्ति गवाई ने कहा था कि आस्था का समाधान अदालत में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में मिलता है। इस टिप्पणी को कुछ लोगों ने गलत समझ लिया और वहीं से शुरू हुई वो चिंगारी जो अंततः सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को चुनौती तक ले गई। इसी बीच उधर उत्तर बंगाल से आई एक त्रासदी ने पूरे देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। जहां एक और भीषण बारिश और भूस्खलन ने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, वहीं दूसरी ओर इस आपदा के बीच राजनीतिक टकराव ने हालात को और गरमा दिया। जलपाईगुड़ी के नागरकट्टा इलाके में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब जनता की जान बचाने का वक्त है तब भी टीएमसी हिंसा में उलझी हुई है। जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि उन्होंने बिना किसी जांच या सबूत के बंगाल सरकार को दोषी ठहराकर प्राकृतिक आपदा को राजनीति में घसीट लिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में राहत कार्यों से ज्यादा ध्यान राजनीति पर जा रहा है? क्या भाजपा के नेताओं पर हुआ हमला सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे गहरी सियासी चाल छिपी है? और क्या प्रधानमंत्री का बयान एक संवेदनशील प्रतिक्रिया थी या ममता बनर्जी की नजर में सिर्फ राजनीतिक प्रहार? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। कैसे उत्तर बंगाल की त्रासदी के बीच केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गईं, कैसे एक मानवीय संकट सियासी संघर्ष में बदल गया और किस हद तक दोनों पक्ष जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और उनका संदेश क्यों महत्वपूर्ण था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी, क्योंकि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था के सम्मान पर था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से फोन पर बात करते हुए कहा कि यह हमला हर भारतीय को क्रोधित करने वाला है, क्योंकि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। मोदी ने कहा कि समाज में ऐसी घृणित घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि ये सीधे सीधे संविधान की आत्मा पर प्रहार है। उन्होंने न्यायमूर्ति गवई की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस शांति और संयम से उन्होंने स्थिति को संभाला, वो ये साबित करता है कि भारत की न्याय व्यवस्था आज भी अपने सिद्धांतों पर अडिग है। प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये देश को यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कितनी भी उकसावे की स्थिति हो, संविधान के रक्षक अपने कर्तव्य से नहीं डगमगाते। मोदी का यह वक्तव्य एक तरह से समाज को संयम और सम्मान का संदेश था कि असहमति का जवाब भी हिंसा से नहीं बल्कि विचार और मर्यादा से दिया जाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में वास्तव में हुआ क्या था। तो घटना का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर ने अदालत की कार्यवाही के दौरान अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स शूज उतारकर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर फेंकने का प्रयास किया। यह सब कुछ ही सेकंडों में हुआ, लेकिन उस क्षण अदालत में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सुबह के 11:35 पर हुई इस हरकत ने न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई, परंतु न्यायमूर्ति गवई ने जो संतुलन दिखाया वह प्रेरणादायक था। उन्होंने कहा, इन बातों से विचलित मत होइए, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता। उनका यह वक्तव्य इस बात का प्रतीक था कि न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को कभी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राकेश किशोर को पकड़ लिया। उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहकर नारे लगाए। उसी दिन शाम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें वकालत से निलंबित कर दिया। यह कदम कानून की गरिमा को बहाल करने का संकेत था। अब सुनते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति वाले मामले से विवाद कैसे शुरू हुआ। तो ये पूरा विवाद एक धार्मिक मामले की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। एक याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति को उसके मूल स्थान पर वापस रखने के आदेश दिए जाएं।
इस पर न्यायमूर्ति गवई ने हल्के व्यंग्य के रूप में कहा कि अगर कोई भगवान विष्णु की कृपा चाहता है तो अदालत में नहीं बल्कि स्वयं भगवान के चरणों में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। अदालत ने ये कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि ये एक संरक्षित स्मारक से जुड़ा मामला है और इसमें पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ही उचित प्राधिकारी है। हालांकि इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत अर्थों में लिया गया। लोगों ने इसे धार्मिक असंवेदनशीलता से जोड़ दिया, लेकिन बाद में न्यायमूर्ति गवई ने खुद स्पष्ट किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनका किसी आस्था का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया कि मामला सोशल मीडिया की अतिशोक्ति का परिणाम था। आइए अब जान लेते हैं कि इस घटना पर देश और राजनीति में कैसी प्रतिक्रिया हुई। तो इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान पर सीधा हमला है और देश में नफरत की संस्कृति बढ़ रही है। वहीं सरकार समर्थक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को संविधान के सम्मान की मिसाल बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो न्यायमूर्ति गवई को 10 वर्षों से जानते हैं और वो हर धर्म के मंदिरों और पूजा स्थलों पर जाते हैं, इसलिए उन्हें सांप्रदायिक कहना बिल्कुल अनुचित है। इस पूरे प्रकरण ने सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छेड़ दी, लेकिन अंत में यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय न्यायपालिका अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी आज़ादी के वक्त थी। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि जब समाज असंतुलन की ओर बढ़ने लगे तब भी कानून का पहरा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि न्याय की मशाल ही वो रोशनी है जो अंधकार से राष्ट्र को बाहर निकालती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि बंगाल में ये विवाद कैसे शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है उत्तर बंगाल की उस त्रासदी से जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। यहां लगातार हुई तेज बारिश और भूस्खलन ने 30 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों घर बह गए और कई लोग लापता हो गए। ऐसे हालात में जब राहत और बचाव कार्य चल रहे थे तब भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष वहां का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन अचानक स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। मुर्मू का चेहरा खून से लथपथ हो गया और वीडियो वायरल हो गया। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब लोगों की जान बचाने की जरूरत है तब भी टीएमसी हिंसा पर उतर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और सरकार को जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस मुश्किल समय में जनता की सेवा करते रहें, राहत कार्यों में मदद करें और पीड़ितों के साथ खड़े रहें। लेकिन इस बयान के बाद राजनीतिक पारा और ऊपर चढ़ गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पर तीखा पलटवार किया। अब सुनिए कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के आरोपों पर क्या कहा। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है तब प्रधानमंत्री को राजनीति करने के बजाय राहत कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी जांच, साक्ष्य या रिपोर्ट के तृणमूल कांग्रेस और बंगाल सरकार को दोषी ठहरा दिया। ममता ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया और कहा कि किसी लोकतंत्र में दोष तय करने का काम अदालत और जांच एजेंसियों का होता है, किसी ट्वीट का नहीं। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्राकृतिक त्रासदी के बीच भी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। ममता ने इस आपदा को मानव निर्मित बताया और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ फैल गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तंज कसा कि उसने जल निकासी और नदियों की सफाई के काम को लेकर कोई कदम नहीं उठाया और जनता की पीड़ा के बीच राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। आइए अब जान लेते हैं कि इस हमले के बाद क्या क्या हुआ। तो घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए। भाजपा विधायक शंकर घोष ने दावा किया कि उन्हें और खगेन मुर्मू को स्थानीय टीएमसी समर्थकों ने पत्थरों से मारा, लात घूसे मारे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि यह हमला ममता पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया कि भाजपा नेता सिर्फ कैमरे के सामने सहानुभूति बटोरने पहुंचे थे और जनता के गुस्से को उन्होंने भड़काया। राज्य के मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि जनता गुस्से में थी क्योंकि वो त्रासदी झेल रही थी और भाजपा नेताओं की मौजूदगी ने माहौल बिगाड़ दिया। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी दार्जिलिंग पहुंचे और उन्होंने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई, साथ ही सरकार को हालात संभालने की अपील की। अब देखिए कि उत्तर बंगाल की त्रासदी कितनी भयानक थी। तो उत्तर बंगाल का इलाका इन दिनों मानो बर्बादी का दूसरा नाम बन गया है। मिरिक, दार्जिलिंग और ड्वार्स के कई गांव पूरी तरह बह गए हैं, पुल टूट गए हैं, सड़कें गायब हो गई हैं, चाय बागान तबाह हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी देने का ऐलान किया है। लेकिन इस आपदा के बीच जो सबसे दुखद है वो ये कि राहत कार्यों से ज्यादा सुर्खियां अब राजनीतिक आरोपों ने बटोर ली हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो तकरार शुरू हुई है उसने बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। जनता की आंखों में आंसू हैं और सियासतदानों के होठों पर आरोप।
इस त्रासदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बंगाल की धरती पर राजनीति का तापमान हर मौसम में गर्म ही रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।